बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। बहुत दिनों से ये ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। आज भी सुबह से जो भी सुप्रीम कोर्ट की समाअत हुई, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सामने अपनी ट्रांसमिशन के ज़रिए लेकर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के हवाले से जो खुद नोटिस उन्होंने लिया था उसका फैसला मुतवक्के है। चीफ जस्टिस ने अनाउंस किया था कि 7:30 बजे के करीब आज वो ये फैसला सुना देंगे। मुफस्सल अंदाज में तमाम फरीकैन के वकला की तरफ से दलाइल सुने गए। आज बल्कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी रोस्ट्रम पर बुलाकर उनसे भी इसी हवाले से दलाइल जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच के दीगर जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने सुने। दो ड्राई ऑब्वियसली इस वक्त चल रही हैं, वो ये हैं कि एक तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बहुत कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत थी, वो गैर आइनी थी, और उनके सामने सवाल भी यही था कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है जिसमें आर्टिकल 5 को इन्वोक किया है, आया वो आइनी है या गैर आइनी है। लेकिन साथ ही एक वो हल्का है जो ये भी समझता है कि इसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो बहुत अहम है, जब उन्होंने कहा कि हाँ ये रूलिंग तो गलत नजर आती है लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है वो देखना है, मुल्क का और कौम का मुफाद देखकर फैसला करेंगे। और ये भी याद रहे कि इसका खुद नोटिस लिया गया था। जाहिर है जो भी फैसला होगा अब से थोड़ी देर के बाद हमारे सामने आएगा, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में मुल्क की मईशत बुरी तरह मुतासर हो रही है। डॉलर जो है वो 190 तक पहुंच चुका है। आप अदरवाइज अगर देखें जो मुल्क में अहम प्रोजेक्ट्स थे वो रुके हुए हैं। जो सीपेक का सेकेंड फेज़ है, जो 46 चाइनीज़ कंपनीज हैं वो कह रही हैं कि जी हम अभी काम रोक रहे हैं या काम स्लो डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि मुल्क में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। सो ये सियासी अदम इस्तेहकाम किसी सूरत में भी मुल्क की मईशत के लिए अच्छा नहीं है, और आज इसका तस्करा सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। मेहमानों का पहले मैं आपसे तारुफ करवा दूं। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 न्यूज़ के। डॉक्टर दानिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ राजा खालिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं और फॉर्मर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। मैं अगर राजा खालिद महमूद साहब आप ही से आगाज़ कर सकूं इसका, ये तमाम मामला जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ, जिस तरीके से एकदम सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने कुछ पढ़ा और उसके बाद से आर्टिकल 5 को इन्वोक करते हुए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इस पूरे सिलसिले को मुस्तरद कर दिया और अपनी रूलिंग दे दी। क्या समझ रहे हैं आप? अभी तक जिस तरीके से स्पेकुलेशंस ही हम कर सकते हैं इस कोर्ट के डिसीजन पे, बट अभी तक जो रिमार्क्स आए हैं, आपको क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का माइंड, और आपके रिजाइन करने की वजह भी यही बनी क्या? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। गुजारिश इस तरह से है कि पहले मैं आपके दूसरे सवाल से शुरू करता हूं कि मेरे रिजाइन करने की वजह क्या बनी। जी रिजाइन करने की वजह यही बनी कि मैं लॉ ऑफिसर था गुज़श्ता तकरीबन 8.25 साल से थोड़े से दिन ऊपर 20 मार्च 2020 को मेरे 8.25 साल मुकम्मल हुए एज अ लॉ ऑफिसर। हमने कोशिश की कि कोर्ट्स को आइन, कानून और रूल्स जो होते हैं डिपार्टमेंटल होते हैं या जो भी बाई लॉज होते हैं उनके मुताबिक ही असिस्ट किया जाए। चूँकि जो 3 अप्रैल का वाक़या हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी आपने सुना होगा कि किसी तरफ से भी ऐसी नज़ीर नहीं पेश की जा सकी कि स्पीकर इस हद तक चला जाए कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहां पे जो मुक़्तदर पार्टी थी, जो हिज़्ब इक़्तिदार थी, वो जब अक़लियत में चली गई तो उसके बियाफ पे या उसके बिहेस्ट पे वो रूलिंग दे दे और रिजेक्ट कर दे नो कॉन्फिडेंस मोशन को, हालांकि वहाँ पे वोटिंग होना ज़रूरी था, विच वाज एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द डिप्टी स्पीकर। फिर ये अलग से सवाल है कि डिप्टी स्पीकर, चूंकि जो ऑर्डर 28 है, रूल 28 है, रूल्स ऑफ बिजनेस 2007 का, उसमें स्पीकर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डिप्टी स्पीकर का नहीं है। वहाँ पे ये है कि
द रूलिंग ऑफ द स्पीकर कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। ये आगे फिर कोर्ट ने इसकी तशरीह करनी है, इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कि वाकई जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो इट इज़ टेंटामाउंट टू द रूलिंग ऑफ द स्पीकर और नॉट, उसके मुतरादिफ या उसके बराबर है या नहीं, ये अलग से एक बहस है। लेकिन ये इंतहाई गैर आइनी इक़दाम था जिसकी वजह से मुझे रिज़ाइन करना पड़ा। अब दूसरा आपका जो सवाल है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ने मेरे ख्याल में बड़ी खुली ऑब्जर्वेशंस दी हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, कि जो स्पीकर की रूलिंग है वो तो डिप्टी स्पीकर की वो तो गलत है, चूंकि डिप्टी स्पीकर का कतन ये काम नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर दे और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है उसके एम्बिट में ले जाके कि जो ये कहता है कि every citizen, it is the basic duty of the citizen to loyal with his country, loyal with the Pakistan, loyal with the state, ठीक है। तो लॉयलिटी टू स्टेट पे आप शक करके 197 लॉ मेकर्स को, यानी जो लॉ बनाने वाले हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ ले रखा है, उन्हें आप डिसलॉयल करार दे के, गद्दार करार दे के, तो उनका उनकी जो मूव करता और आज इसका जिक्र हुआ भी, आज जिस तरीके से मेरे ख्याल से ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बात कर रहे थे तो उनसे यही वहां पे मौकफ भी इख्तियार किया गया कि ये तो हमें गद्दार ठहराने के मुतरादिफ है, आप बताएं, आप फैसला करें कि जी क्या हम गद्दार हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर साहब राजा खालिद महमूद साहब जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है वो बता भी रहे थे, फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल हमारे साथ हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ हैं, शाद आरिफ साहब हमारे साथ हैं और राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं। पहले तो आप बताइए अपना मौकफ, फिर आगे मैं चाहूंगी कि यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। और राज साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहता था, मैंने आपको सुना, आपके मौकफ आपने बड़ा अच्छा उसमें अच्छा एक्सप्लेन किया। ये अब से चंद घंटे पहले एक ऐसे वक्त पे जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना माइंड बना रही थी कि मतलब फैसला करना है क्या इलेक्शन की इजाज़त देनी है, अर्ली इलेक्शन का, एंड इस वक्त पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ख़त को पब्लिक कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जी हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते 6 महीने से पहले, अक्टूबर में कराएंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उनको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं, उनको हमेशा तैयार होना होता है। उन्होंने खुद भी कहा 2 दिन पहले इस चीज़ को। इसको कैसे देखते हैं आप एन इस वक्त पे कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाली है और आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, उस वक्त इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट इशू कर देते? जी सॉरी डॉक्टर साहब, अच्छा जी राजा साहब, मैं पूरा सवाल आपका जी ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, इसमें गुजारिश इस तरह से है कि ये चंद मेरे ख्याल में मिनट्स की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। ये तो है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है उसकी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले तो फिर 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होते हैं। अगर वो अपना टाइम पूरा करके, अपनी टर्म पूरी करके तो डिसॉल्व होती है तो फिर 60 दिनों के इलेक्शन, 60 दिनों के अंदर इलेक्शंस होंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे है कि वो क्या कहते हैं, किस तरफ जाते हैं। अगर वो सिर्फ स्पीकर की रूलिंग को नल एंड वाइड और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके वापस भिजवाते हैं, और ये यानी मैं कहता हूँ अगर उनकी ये ऑब्जर्वेशन आती है कि इट इज़ डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली and he is directed to proceed in accordance with Constitution of Pakistan and rules of business etc. तो फिर उसकी रोशनी में आगे जो होता है वो आपको पता ही है कि फिर ज़ाहिर है वो टेबल तो हुई है, उस पर वोटिंग होगी और सारे मामलात होंगे। ठीक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ पूरी कौम देख रही है, उसका क्रक्स तो हमें नजर आता है कुछ हद तक कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से कतन इख्तलाफ नहीं किया तकरीबन तमाम जजों ने, ठीक हो गया। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट इत्तफाक कर देती है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से तो फिर एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, मामलात इतने ख़राब होते जाएंगे कि आपका एक आर्टिकल नहीं बल्कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैर मौसर होकर रह जाएगा। मसलन कल फिर स्पीकर ये जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बड़ा एक अलमिया है कि हमने जो फतवा साजी शुरू कर दी ना इस मुल्क में कि किसी को गद्दार कहना इंतहाई आसान हो गया, किसी के ईमान पे शक करना वो बहुत आसान हो गया। काफर और गद्दार ये ठप्पे हर बंदे की जेब में मौजूद होते हैं, ये स्टैंप लगाते जाते हैं। जिससे आपका नजरियाती इख्तलाफ है, जिससे आपका सोच और फिक्र का इख्तलाफ है तो उसे आप गद्दार कह देते हैं। और इसी तरह
जिससे आपके कोई फिरके या मसलक का इख्तलाफ है वो आपके नज़दीक काफिर हो गया। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को इस हद तक अख्तियारात दे दिए जाए जिस तरह के उसने रूलिंग दी, कल वो एक तरफ 60 वोट आते हैं एक लेजिस्लेशन, क्योंकि वोटिंग के जरिए आपको पता है लेजिस्लेशन होती है, 60 आते हैं, दूसरी तरफ 160 हैं। सही। वो 160 वालों को कहेगा रद्द करके, तो 60 वालों को कहेगा जी कि मैं इनका बिल मंजूर करता हूँ या मैं इनकी जो राय है उससे इत्तेफाक करता हूँ। फिर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं राज साहब, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया सर। मैं राजा आमिर अब्बास साहब को भी और फैसल जमान साहब को भी इसमें लेके आना चाहता हूँ वेरी क्विकली। जी बहुत शुक्रिया राज साहब। फैसल जमान साहब आपने अभी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, कानूनी माहिर हैं। फैसल जमान साहब, ये ऐन उस वक्त पे जबकि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट सियासी लीडरों को बुला रहे थे, उनसे कह रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे थे, एक लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये सोच भी रही है कि भाई इलेक्शन भी अर्ली हो सकते हैं, ऐन उस वक्त पे इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का पब्लिक कर देना उस खत को और अपनी ओपिनियन को कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर से पहले, ये है भी, ये मतलब उनकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे कह सकते हैं ऐसे क्रूशल मोमेंट पे? जी डॉक्टर मुईद, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब, आज एक इंतहाई तारीखी दिन है और मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड अगर आप इजाजत दें बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं उस बैकग्राउंड को टच करना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल आ रही है जी आ रही है। ये ईसीपी के मामले को भी जरा टच कर लें कि राजा साहब ने भी इसको टच नहीं किया। अक्सर लोग इससे जरा कनी कतरा जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसकी कानूनी हैसियत क्या है? जी डॉक्टर साहब, पहली बात चलिए उसी को हम ले लेते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी ये आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि उसने हम वक्त हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना है, ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है और ये आइन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि आपने हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना है। इस मौके पर जहां पर ये मुल्क एक इंतहाई संगीन सियासी, आईनी और अब इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है, वहां पर इस किस्म का लेटर पब्लिक में आना, मैं समझता हूं कि वो उसके पीछे भी उसके जो मुराकात हैं वो तशवीश के बाइस भी हैं, वो डाउट भी क्रिएट कर रहे हैं, वो सस्पिशन भी क्रिएट कर रहे हैं। और इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए कि जहां पर आप अभी एक ऐसे मामले की तरफ जा रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और एक तारीखी फैसला आना है और जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीजों की तशरीह करनी है, वहां पर इलेक्शन कमीशन का इस किस्म का लेटर आना वो डाउट्स को भी, शकूक व शुबात को भी जन्म देता है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर नोटिस भी लेना चाहिए। अदलिया तो गालिबन इस वक्त उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर आने वाले वक्तों में जरूर नोटिस देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टिसन, ये मुझे नजर आता है कि ये एक बायस्ड पार्टिसन अप्रोच नजर आती है। बादियों नजर में लेटर मेरे सामने मौजूद नहीं है, जो मीडिया पे खबरें चली हैं, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। जरा रोके मेरे साथ राजा आमिर अब्बास साहब, मैंने जी मेरे साथ रहे फैसल साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे जाके उनका उर्दू में जो प्रेस रिलीज़ है उसको भी देखा, जो उनकी 6 अप्रैल की प्रेस रिलीज़ है। वहाँ उन्होंने सारा केस अपना ये बनाया कि फाटा की सीटें चूँकि ऊपर नीचे हो गई हैं तो 3 या 4 सीटों के हवाले से जो डिलिमिटेशन को बेस बना के वो पूरे पाकिस्तान को हवा में लटकाना चाह रहे हैं। ये किस किस्म की जजमेंट है? लोग गौर नहीं करते इन चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान में। मुझे इलेक्शन कमीशन की मंतक जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ रही है तो हमें समझाएं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे 2 मंतक के मैं जरा समझाता जाऊं। एक अभी राजा खालिद साहब भाई हमारे, इन्होंने कहा कि स्पीकर ने किसी को खुदा न खास्ता या किसी को गद्दार कह दिया है। फॉर गॉड सेक, यहाँ बात समझने की ये है कि स्पीकर साहब ने कहा है सिर्फ कि जो आइन का आर्टिकल 5 है, दैट इज लॉयल्टी टू द स्टेट, मुल्क से अपने से वफादारी की बात की है, उसमें गद्दारी का लफ्ज कहीं नहीं है। और उसमें उन्होंने जो बेस बनाया है, उन्होंने कहा है कि जब मेरे सामने ये आती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक एलानिया जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जनाब ये जो ओरिजिनेट हो रही है ये एक बैरून मुल्क से ओरिजिनेट हो रही है और इसका पर्पस जो सा है रिमूवल या गवर्नमेंट रिजीम चेंज का है, जिस पे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द 3 चीफ एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि उस मुल्क के उसको बुलाया नुमाइंदे को एम्बेसी से, डिमाश दिया उसे और उसे वार्निंग दी। और वो जब ट्रेवल करके आती है इधर स्पीकर के पास फॉर द काउंट, तो इधर उसने कहा कि ये मेरी एक ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है स्टेट के साथ कि किसी ऐसी जोन सी है मूव है या मोशन है उसको मैं किल करता हूं।
और सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं नहीं आप अभी फैसला आएगा देखेंगे कि कहा हो कि जी कोई गैर आईनी, एक है रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जिसके तहत मोशंस कैसे आते हैं और वो उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो वहां पे टेक्निकल तरीके पे जो टेक्निकलिटीज हैं उनको बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट गालिबन इस नतीजे पे पहुंचेगी कि जनाब ये जो उनका एक्शन था इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है। नंबर 2 ये बात हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इस मुल्क का आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 218 है जो कि इलेक्शन कमीशन को ये ड्यूटी देता है कि वो बाउंड हैं टू फेयर फ्री इलेक्शंस कराने के। ये उनकी आइन में जिम्मेदारी दी हुई है। दे कैनॉट डेविएट फ्रॉम देयर दिस ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। तो अगर वो ये कोई बात करते हैं, मैं समझता हूँ आइन की खिलाफ वर्जी तो यहाँ पे होगी कि अगर वो कहें कि अपनी आइनी जिम्मेदारी वो निभाने से कासिर हैं तो फिर उनको या तो रिजाइन देना चाहिए, या अगर कोई शख्स अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो अगर उस वक्त जो भी केयरटेकर सेटअप है अगर ये उनको इनकार करते हैं, इट मींस दे कैन गो एंड फाइल अ रेफरेंस अगेंस्ट देम कि जनाब ये आप अपनी ड्यूटी पूरी करने से कासिर है। और फिर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे आइन का, आर्टिकल है जिसके ऊपर पूरा आइन इस मुल्क का बेस करता है, वो आर्टिकल 2A है। 2A कहता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बेस लाइन होगा, इसकी स्पाइन होगी। और उसी में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कहता है कि ये आइन बनाया जा रहा है एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट के लिए, और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी हर चीज से ऊपर है। तो ये वो चीजें हैं गालिबन आज सुप्रीम कोर्ट में इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन हुकूमती टीम मुझे नहीं पता क्यों नहीं इस तरफ आई कि जनाब ये वो इश्यूज हैं, ये वो रीजंस हैं फॉर डिफीटिंग दिस मोशन बिल। तो लेट्स सी नाउ कि अब जजमेंट तो आ रही है एंड उसके बाद एक और बहुत बड़ी डिबेट ओपन होती हुई हमें नजर आएगी, लेकिन देखना है हमने। ठीक है, एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं ऐड करना चाह रही थी क्योंकि अभी हम इलेक्शन कमीशन की बात कर भी रहे थे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसल जमान साहब का भी और राजा आमिर अब्बास साहब का भी मौक़िफ़ आ गया। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी अभी इलेक्शन कमीशन के हुकाम को तलब कर लिया है। जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं। अभी राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे थे, इसी को अगर आगे बढ़ाते हुए क्योंकि अपोजिशन ने एक बात की कि हमें गद्दार कहा जा रहा है। राजा आमिर अब्बास साहब ने आर्टिकल 5 को ये बताया कि वो लॉयल्टी टू स्टेट की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली इन अदर वर्ड्स अगर आप कह रहे हैं कि कोई स्टेट के साथ लॉयल नहीं है तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनको गद्दार कहा जा रहा है, और इसी का जिक्र आज किया भी है ऑपोजिशन के हमारे रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट में। एक तो ये चीज़, और दूसरा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बार बार के वहाँ पे जो उनके मिनट्स बने या फिर जहाँ जो एविडेंस दिखाया गया, आज ये पूछा गया कि आर्टिकल 5 कैसे इन्वोक किया है अगर कासिम सूरी साहब ने खुद वो एविडेंसेस नहीं देखे, खुद उनको आलमी साजिश के हवाले से जो भी खत है, जो भी आप बता रहे हैं, अगर वो उन्होंने एविडेंसेस देखे ही नहीं है, उनके सामने कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करते हुए कैसे आर्टिकल 5 अप्लाई कर दिया, ये सवाल कैसे बना दिया। ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक लेने के बाद ही आते हैं। उस वक्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी हमें कोई इतलात मिल सके आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 मेंबर का बेंच अब से थोड़ी देर में ही अज खुद नोटिस जो सुबह मोटो नोटिस था उसका फैसला सुना देगा। वहाँ पर तमाम मीडिया और तमाम सियासी जमातों के लोग वहाँ पर इस वक्त जमा हैं, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है। उसका बैकग्राउंड ये है कि अब से चंद घंटे पहले जब सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड बना रही थी कि क्या इलेक्शन कराए जा सकते हैं अर्ली, उस वक्त पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना जो खत था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का उसको पब्लिक कर दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले इलेक्शन कमीशन नहीं करा
सकता है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईन पाकिस्तान के तहत ये जिम्मेदारी है कि उसे हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और अगर प्रेसिडेंट असेंबलियाँ तोड़ दे और अगली इलेक्शन हो तो उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। डॉक्टर दानिश की तरफ चलते हैं। डॉक्टर दानिश, जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनके एक्ट की जो कानूनियत है और उसको किस हद तक आइन के मुताबिक था, उस पर बहुत बहस हुई गुज़िश्ता 4-5 दिन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बाकायदा ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के माइंड पे असरअंदाज होने की कोशिश की गई। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशंस में 213 से 226 तक उनके आर्टिकल्स हैं, और किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करने के लिए वो तैयार रहें, कहीं नहीं लिखा हुआ है। पूरे रूल्स में 219 में उनका काम है, होमवर्क क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या काम कर सकता है। 224 में जब आते हैं आप, तो उसका 1 ये कहता है कि अगर असम्बली अपनी मियाद पूरी कर लेती है तो 60 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन करा सकते हैं, ये उनको कहा गया है। दूसरा तो उसका आर्टिकल 224 का 2 है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर असम्बली लपेट दी जाए या ख़त्म कर दी जाए तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। तो कहीं नहीं लिखा है कि फौरी तौर पर आप तैयार रहें। दूसरी चीज़ ये क्लियर करने के बाद आगे मैं चलता हूँ कि अगर और ये जो इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ये लेटर जनरेट नहीं किया है, सदर मुमलिकत ने उनको एक लेटर लिखा था इलेक्शंस के हवाले से, जिसका उन्होंने जवाब दिया है कि क्योंकि अभी तक आपके जो असम्बली उन्होंने डिज़ोल्व की थी वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, और दूसरी तरफ अदम एतमाद की तहरीक भी मौजूद है। तो उन्होंने जब ये लेटर लिखा उनको, तो वो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन अपने हदूद अरबे को देखते हुए और अपनी उन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसकी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी ये है कि इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ कराया जाए। अब आता हूँ आर्टिकल 5 के ऊपर। किसी साहब ने ये कहा कि आर्टिकल 5 गद्दारी नहीं है, तो आर्टिकल 5 और 6 को ज़रा मिला के पढ़ लीजिए, तो मेरा ख़्याल है उर्दू में है और बहुत आम तशरीह है कि अगर एक चीज़ है कि जो आइन को नहीं मानता हो, आइन की पासदारी नहीं करता हो, और दूसरा जो 1 है वो कहता है जो मुमलिकत से का लॉयल नहीं हो। लॉयल का मतलब है वफादार, वफादार का उल्टा होता है गद्दार। और आर्टिकल 6 पढ़ लीजिए, बड़ी डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर ये बात दोनों चीज़ें वाज़े करके हम आगे चलते हैं। किसी ने कहा कि जी आर्टिकल जो है वो 60 जो 5 है वो रूलिंग जो दी है उन्होंने उन लोगों को गद्दार नहीं कहा है। जब आर्टिकल 5 से आप जोड़ रहे हैं और उस ख़त का हवाला दे रहे हैं जो कौमी सलाह कमेटी में पेश किया गया था, जिसमें इमरान खान चीख के पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि वो साजिश की गई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, उनके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की गई है, और ये कहा गया है कि जनाब उस लेटर में जो वहाँ पे मौजूद थे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे के लोग, उन्होंने उस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। तो गोया जिसके रेफरेंस एक तरफ आपके वो, मुझे भी थोड़ा सा बोलने दीजिए, काफ़ी इंतज़ार कराया, अगर मैं मुकम्मल कर लूँगा मैं बंद कर दूँगा। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शायद दूसरों को पसंद नहीं आए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कानून और आइन के मुताबिक है। और अगर कोई चाहे तो इस वक्त किताब खोल के पढ़ ले कि इलेक्शन कमीशन के 213 से 226 जो है वो आर्टिकल उनको दिए गए हुए हैं। अब मैं आता हूँ जनाब, थोड़ा सा जिक्र कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अगर मैं 2-4 जुमले इजाजत दें तो मैं कर देता हूं। एक तो ये है कि सब कोई जजेस ये राजा आमिर अब्बास साहब ने नुक्ता उठाया था जी, वो रूलिंग वो है नहीं गैर आईनी, जिसका डॉक्टर साहब जिसका आपने जवाब दिया था, जी सर, जिसका आपने जवाब दिया वो राजा आमिर अब्बास साहब ने नुक्ता उठाया था, वो अब हमारे साथ नहीं है। मैं तो एक जवाब दे दिया, मैंने तो हाँ, किसी का भी हो सर, किसी का भी हो, मैंने तो जवाब दे दिया। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले वो। जी बिल्कुल, आपने बहुत सी चीज़ों का बहुत अच्छा किया, जवाब दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा उस टॉपिक पे आ जाऊं क्योंकि टेलीविजन की अगर आप स्क्रीन देखेंगे, फैसल जमान साहब, आपने ब्रेक से पहले मैं इरशाद आरिफ साहब की तरफ भी आता हूं। फैसल जमान साहब, आपने ये भी वजाहत की थी और खुद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले इसके हवाले से एक एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने जब पहले लेटर आ गया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने कि हम तो इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, हम हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर वक्त की जरूरत नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन जो है उसकी क्या उसकी इलेक्शन कमीशन की क्या ये
आईनी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने आप को हर वक्त तैयार रखे? आखिर उसने पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी तो मैनेज करनी नहीं है, ना स्कूल कॉलेजेस रन करने हैं, उसने तो इलेक्शन ही करवाना है। आवाज नहीं आ रही जी फैसल जमान साहब, फैसल जमान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी फैसल जमान साहब, कैन यू हेयर मी? जी, आई कैन हियर यू। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैं आपने चूंकि पहले इसकी वजाहत की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन के लिए तैयार रहना या नहीं है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। डॉक्टर दानिश ने जो अभी पॉइंट्स उठाए हैं, मेरे सामने वो 218 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं जल्दी से उसका सिर्फ 2 लाइनें पढ़ूंगा। आर्टिकल 218 का सब आर्टिकल 3 है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and ये जरा इस पे तवज्जो दीजिएगा, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. उसके साथ डॉक्टर दानिश ने फिर हवाला दिया था ये अपना आर्टिकल 222 का, 223 का, 224 का, 24 जी 224 का सब आर्टिकल 2 पढ़ लीजिए। 224 उसके अंदर मयाद दी गई है जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जैसे मैंने अभी पढ़ा, उसमें मयाद दी गई है 224 सब आर्टिकल 2 में कि 90 दिन में अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो जनरल इलेक्शंस टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन। अब इससे खुद आप अंदाजा लगा लीजिए कि 218 को जब आप पढ़ते हैं, 218 सब आर्टिकल 3 और उसके बाद 224 सब आर्टिकल 2, तो नजर हमें ये आता है कि उनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना नंबर 1, और इलेक्शन वक्त पे कराना। और वक्त का जो तयन है डॉक्टर साहब, वो 224 आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 में लिख दिया गया है, वाज़े अल्फाज में लिख दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, उसे हम वक्त तैयार होना होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल जो हैं 2 में नहीं है, 1 में भी लिखा हुआ है। बहुत जबरदस्त आपने, बहुत ही जबरदस्त आपने हमारे लोगों की रहनुमाई भी कर दी। इरशाद आरिफ साहब, आपका इस पे क्या पर्सपेक्टिव है कि ये इलेक्शन कमीशन ने क्या स्पैनर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में? देखिए, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ख़त का जवाब उनको देना चाहिए था, उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए था। पब्लिक करने से बदनीयती ज़ाहिर होती है। जब एक इदारे की ड्यूटी ही ये है, 5 साल वो सारे लोग तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि वो तैयार रहें, असम्बली मुद्दत पूरी करके टूटे या कबल वज़ीर आज़म तो किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं, उनका सवाबदीदी इख्तियार है। तो क्या वो ये बहाना बनाएंगे जी हमें तो पहले बताना चाहिए था साल पहले कि जी अगले साल हम इलेक्शन कराएंगे या असम्बली तोड़ देंगे। दूसरा, ये 90 दिन और 60 दिन की मुद्दत ही उसको पाबंद कर रही है कि आप तैयार रहेंगे 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के भी 90 दिन के। अगर हम इलेक्शन कमीशन को ये सवाबदीदी इख्तियार दे दें कि जी वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन कराएगा, तो वो तो फिर 1.5 साल के लिए मुलतवी भी कर सकता है, कह सकता है कि मैं तो साल तक तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं यूके इंग्लैंड बच्चों को मिलने के लिए, या फ़लाँ मेंबर साहब जो हैं वो छुट्टियाँ मना रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होता। जब मुद्दत 60 दिन की और 90 दिन की बता दी गई है तो तैयार रहना है कि ये मुद्दत कम से कम 90 दिन वाली किसी वक्त भी हम पर मुसल्लत हो सकती है, हम पर नाजिल हो सकती है, और हमने 90 दिन में कराना है। एक बात। दूसरा, जो हम बात कर रहे हैं उसके डिप्टी स्पीकर के हवाले से बार बार कोर्ट में भी बात हुई। सवाल ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है उसने तो माइंड अप्लाई नहीं किया, उसने कोई शवाहिद देखे नहीं, ये सवाल हुआ। लेकिन अब जो फ़ैसला देखें, उसके फ़ैसले की बुनियाद वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है या वहाँ होने वाली प्रोसीडिंग हैं जो उनको तवज्जो दिलाई जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने। और दूसरा, जो आर्टिकल 5 का हवाला उन्होंने दिया है वो गद्दार करार देने के लिए नहीं दिया। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे सामने एक मामला आया है, लॉ मिनिस्टर ने रखा है, अब मैंने ये देखना है कि मैं प्रोसीजर के मुताबिक चलूँ या स्टेट से वफादारी का मुजाहरा करते हुए अपनी सवाबदीद इख्तियार करूँ और इसको किल कर दूँ और इसको ख़त्म कर दूँ। ये अपनी वफादारी स्टेट के साथ वो बता रहे हैं, वो किसी को गद्दार करार नहीं दे रहे। आज जब ये नुक्ता मखदूम अली ख़ान साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने अदालत के सामने उठाया कि जी आप इस पर भी हमें रेमेडी दें, तो उन्होंने कहा कि ये इस चक्कर में ना पड़ें, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो आप पर संगीन इल्ज़ामात हैं और फिर आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे, इसलिए इसमें हम जा ही नहीं रहे। हम लेटर या उसके बाद प्रोसीडिंग्स वगैरह को हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे।
हम तो एक आईनी नुक्ता देख रहे हैं कि स्पीकर को जब आदमी एतमाद पेश हो जाए तो स्पीकर को बहुत हासिल है, बहुत अच्छा आपने मुलतवी करने का या नहीं। मैं आपको भी और तमाम व्यूअर्स को बताता चला जाऊं कि ना सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर जो हैं, सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, वो भी पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो सब पता चला है कि उसी चीज़ को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसी की वजह से उन्हें वहाँ पे तलब कर लिया है। साथ ही आपको क्या लग रहा है कि इनसे सुप्रीम कोर्ट समझना चाहेगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट इनको कहेगी कि आपकी ये जिम्मेदारी है आईनी तौर पर अंडर आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आपने तो इलेक्शन करवाने हैं अगर असेंबलियां टूटी हुई हैं? डेफिनेटली जो अभी हम बात करें कि आज जिस अंदाज में इनकी तरफ से ये ख़त आ गया, असरअंदाज होने की कोशिश है, वरना पहले भी आ सकता था, या फिर अगर पब्लिक ना होता, सदर साहब ने एक सवाल किया था उसका जवाब उन तक पहुंच जाता। लेकिन असल मामला ये है कि मैंने सुबह भी यही बात की थी ट्रांसमिशन में कि इलेक्शन कमीशन ने बारहा अपने आप को एक स्पाइनलेस इदारे के तौर पे साबित किया है। जो उनके अपने लॉज हैं, अपने रेगुलेशंस हैं, आज तक मुझे बताएं डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कैंपेन्स में जहाँ पे हमें इलेक्शन कमीशन के लॉज की वायलेशन नज़र नहीं आती, उस पर कितनी बार कुछ उन्होंने कोई सज़ाएं दी हैं, कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं। और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी एग्जैक्टली वही है जो फैसल जमान साहब ने अभी आपको पढ़ के भी बता दी कि हमा वक्त ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं वो एक दिन पहले बताएंगे तो कल इलेक्शन करवा देंगे। हमा वक्त का मतलब है कि आपने हर वक्त तैयार रहना ही रहना है कि 5 साल के बाद तो चलें ठीक है, एक मुद्दत पूरी हो रही है तो आपको पता है 60 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, बट असेंबली अगर तहलील हो जाती है तो विद इन 90 डेज अगर आपने करवाने हैं तो उसके लिए तो फिर आपको तैयार करना पड़ेगा। इरशाद आरिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपको पहले तो नहीं बताएंगे ना वजीर आजम साहब के 6 महीने बाद मैं असेंबली तहलील करने जा रहा हूं तो गोया तैयार हो जाओ। सो उसके लिए तो आपकी तैयारी मुकम्मल होनी ही चाहिए। बट इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो डेफिनेटली मायूसी हुई है। और एक और चीज भी इस पे अब राजा खालिद महमूद साहब या फैसल जमान साहब कोई भी बता दें कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन मुकम्मल भी नहीं है। इतने अरसे से वहां के पंजाब के और KPK के जो मेंबरान हैं उनकी तैनाती भी नहीं हो सकी है, उसमें भी हम देख रहे हैं कितना ज्यादा डिले आता चला जा रहा है। तो आई डोंट नो उसकी क्या कानूनी पोजीशन है। फैसल जमान साहब की तरफ भी आते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दानिश, एक चीज इसमें बड़ी दिलचस्प है कि ऑपोजिशन के रहनुमा जो है, जो की लीडर्स हैं, जैसे बिलावल जरदारी भुट्टो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं और बहुत से लीडरान हैं, वो कम अज़ कम दिसंबर से मसलसल कह रहे थे कि वज़ीर आज़म रिज़ाइन कर दें, असेंबलियाँ तोड़ दें, फ्रेश इलेक्शन कराएं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेश इलेक्शन की पॉसिबिलिटी कोई थी नहीं और इलेक्शन कमीशन को अंदाज़ा नहीं था कि मुल्क का सियासी माहौल क्या है। उस मौके पर कहीं डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कभी भी ये नहीं कहा, अपोजिशन के रहनुमाओं को कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई हमें तो इलेक्शन कराने के लिए 6 माह चाहिए होंगे, अगर हुकूमत गिर जाएगी तो ये ज़रा मसला भी सामने रखें। अब इस मौके पे इलेक्शन कमीशन का इस तरह से ये पोजीशन ले लेना जो है, इस पे जरा अगर आप कमेंट कीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन बाउंड नहीं है कि वो किसी का जवाब दे। मैं अभी फ़ोन करके उनको कहूँ या मैं खड़ा होकर अपोजिशन लीडर की हैसियत से कहूँ, सदर मुमलिकत का एक लेटर आता है, वो बाउंड है उनका जवाब देना। अगर अपोजिशन कह रही थी कि जी इलेक्शन कराइए, ये बात तो क्लियर हो गई, सामने आ गई, या ये बहस का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अहम एक तारीख़ी फ़ैसले आने हैं, उन इश्यूज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात मैं कहता चलूँ कि पब्लिक कहाँ से हुआ है, इलेक्शन कमीशन से हुआ है या सदर पाकिस्तान से हुआ है या रूट से हुआ है, इसका भी कोई किसी को नहीं पता ना। तो इलेक्शन कमीशन पे हम क्यों इल्ज़ाम लगा दें कि आपने पब्लिक क्यों किया। हाँ, अगर मुझे पता हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे फैक्स करके वो लेटर दिया है तो मैं ये इल्ज़ाम लगाऊंगा कि जनाब ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया। हो सकता है सदर पाकिस्तान की तरफ से ये लीक हुआ हो, तो एक तो ये चीज बिल्कुल ही बेकार है, इल्जाम लगता है। उनके ट्विटर हैंडल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर सादिया ने एक सवाल, सादिया ने एक सवाल, सादिया एक्सप्लेन आपके कर रहा हूं कि आपने कहा कहां से आया है। 6 अप्रैल को सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर उर्दू के अंदर एक प्रेस रिलीज लगी हुई है, उसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो उधर से ही आया है। इसका मतलब है इसका मतलब है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है। इसका मतलब है कि ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है ना, इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंशियल नहीं है। अब आते हैं कि जी 2 मेंबरान, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर 2 मेंबरान नहीं भी हों तो ये इलेक्शन कमीशन जो है वो कंप्लीट है और ये इलेक्शन करा सकता है। अब आती है बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि सदर ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई इलेक्शन कराना चाह रहा था और ये इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिया। तो इसको ये भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की है, बड़ी सियासी बातें भी की हैं। वो कहते हैं कि मफाद आम्मा में हम फैसला करेंगे, तो मफाद आम्मा तो आइन का आर्टिकल 8 से लेकर 28 आर्टिकल मफाद आम्मा है
और वो 16 का 16 फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? आइन है। तो कहने का मतलब है उन्होंने ये भी कहा। तो बहुत सारी बातें वहाँ पे हुई हैं, इलेक्शन की बात भी हुई क्योंकि हुकूमत इलेक्शन मांग रही है। अपोजिशन को खड़ा करके उन्होंने पूछा कि आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, उन्होंने जिरा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो रूलिंग दी गई है, ये रूलिंग जो है वो गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ ये कहा कि अगर इस संगीन इल्ज़ाम है, तो ये संगीन इल्ज़ाम कोई चना बेचने वाला इल्ज़ाम तो नहीं है ना। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि संगीन इल्ज़ाम है, तो इसका मतलब है कि ये गद्दारी का इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ अभी एक साहब ने वजाहत की कि उन्होंने अपने लिए आर्टिकल 5 का कहा था। वो खुदा के लिए सर पढ़े, उन्होंने इसको रिलेट किया अदम एतमाद को, अपने लिए नहीं कहा था, उन्होंने अदम एतमाद को रिलेट किया था आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 आपके सामने भी पढ़ा है, पढ़ सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या माजी में इलेक्शन 90 दिन के अंदर हुआ है, 60 दिन के अंदर हुआ है, क्या आगे पीछे नहीं हुआ है? चले हम थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। आइन में एक बाउंडिंग थी कि 7 और 14 दिन की, तो नहीं हुई, आगे कर दिया स्पीकर ने। जो 22 को करना था वो 25 को कर दिया। तो उसके लिए जस्टिफिकेशन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं है, फर्ज कीजिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सॉलिड जस्टिफिकेशन है कि ये चीजें नहीं हो सकती इस तारीख तक, या सेंसस के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। फर्ज कीजिए ये कानून है, आइन है, और वो सेंसस जो है वो नहीं करा सकते, या ऐसे हालात अभी नहीं है, तो उस बुनियाद पर उसको आगे किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, उनकी वजाहत होगी, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या रूलिंग गैर आईनी है, और अगर रूलिंग गैर आईनी है तो फिर सारे फैसले रिवर्स होते हैं। आइन और कानून ये कहता है, और 91 का 7 ये कहता है कि अगर अक्सरियत नहीं है उस पार्लियामेंट में, सदर ये महसूस करते हैं, तो नया इलेक्शन करे, वो उसको कहेंगे वोट लो पार्लियामेंट से। और दूसरा बात ये कि 95 ये कहता है, ये दोनों भी आइन का हिस्सा है ना, 91(7) और 95, इसको निकाल के फेंक दें। अदम एतमाद की शर्त मौजूद है पार्लियामेंट में, तो इसी पार्लियामेंट से होगा। और ये कि इत्तेहादी हुकूमत, तो पाकिस्तान में से अक्सर इत्तेहादी हुकूमत ही रही है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि अब फैसला आने वाला, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स हमारे लिए, मेरा ख्याल है। ठीक, मुझे राजा खालिद साहब को भी लेने को कहा जा रहा है, राजा खालिद साहब को भी लेने के लिए कहा जा रहा है। फैसल जमान साहब भी हमारे साथ हैं, शाद आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं। जी राजा खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। जैसे कि जब स्पीकर अगर एक मुद्दत के अंदर एक चीज़ को नहीं कराता तो उसको कंडोन भी आइन में किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि 90 दिन में नहीं करा सकते, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनके लिए गुंजाइश रख सकती है कि 100 दिन में करवा दें, 110 दिन में करवा दें, 120 दिन में करवा दें? क्या ये भी मुमकिन है? या जिस तरह आज उन्होंने अक्टूबर का कहा कि अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं है। वो तो अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं 2-3 बातों का जवाब दे दूं, उसे क्लियर कर दूं। काफ़ी देर से मैं इंतजार में था। एक तो बात यह है कि ये मिक्स किया जा रहा है कि आर्टिकल 5 अपने लिए था। आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़ेह कहता है, क्लियर वर्ड्स में कहता है, बड़ी लाउडली कहता है कि लॉयल्टी ऑफ द स्टेट इज ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन। ठीक हो गया, इट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। जब बंदा वफादार नहीं रहा तो फिर वो क्या होता है? गद्दार होता है। जब वो बैरूने किसी फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, वो कौन होगा? वो मुल्क का वफादार नहीं, बल्कि डेफिनेटली वो गद्दार होगा। ये मलफूफ अंदाज में उन्होंने उन सबको गद्दार करार दे के, मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि आइन की इंटरप्रिटेशन की डिप्टी स्पीकर ने, जो उसका प्रीरोगेटिव नहीं था, इस तरह किसी पे इतना हैनस किस्म का एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता कि उसे आप गद्दार भी करार दें और उसे सुने भी ना। उसके लिए कोई इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर नहीं हुआ, किसी तरह का जुडिशियल कमीशन आपकी पोजीशन को बेहतर समझने के लिए आपकी पोजीशन को बेहतर समझने के लिए आपकी पोजीशन को बेहतर समझने के लिए जो 4 पेज की रूलिंग लिखी है स्पीकर ने, जो आउट हुई है, उसमें क्या उन्होंने ऑपोजिशन के 197 लोगों के लिए लफ्ज ट्रेटर इस्तेमाल किया कहीं पे? नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा आर्टिकल 5 का जब रेफरेंस दिया तो मतलब यही था कि उससे जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया कि आर्टिकल 5 को जब आप रिलेट करेंगे उस रूलिंग से और नो कॉन्फिडेंस मोशन से, तो मतलब ये हुआ कि उसमें कोई प्रोसीजरल डिफेक्ट नहीं था।
प्रोसीजरल इरेगुलरिटी नहीं थी जब वो मूव की गई मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, और रूलिंग आती है अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट है, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, उसका बिजनेस चलाने के हवाले से कोई फला या फॉल्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट भी जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करती है डॉक्टर साहब, कानून की, तो वो 27A का नोटिस देती है अटॉर्नी जनरल को। राज साहब, आप डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जी सर, आप सर डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के। सर जो बेसिक लॉ की किताब है उसमें एक चीज़ होती है कि सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी जो है वो मिस्टर सोलोमन से मुख्तलिफ है, वो एक लीगल एंटिटी है और सोलोमन एक ऑर्गेनिक नेचुरल पर्सन है। क्या ये भी मुमकिन है कि जब आप एक करारदाद के रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं कह के कि ये मैलाफाइड इंटेंशन पे मबनी है और मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, तो आप उन सब लोगों को गद्दार नहीं करार देते, आप उस इनिशिएटिव को गलत समझते हैं, उस इनिशिएटिव को आप मैलाफाइड समझते हैं और उसे ख़त्म करते हैं, नया इनिशिएटिव भी आ सकता है? क्या ऐसा भी है सर कानून में मुमकिन? नहीं डॉक्टर साहब, वो नहीं कर सकते थे मैलाफाइड। देखें, इस हद तक अनब्राइडल्ड पावर्स नहीं है डिप्टी स्पीकर के पास या स्पीकर के पास के इस एक्सटेंट तक वो चला जाए। मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका हूं कि उसने प्रोसीजर डिफेक्ट को देखना है। वो 8 तारीख को मोशन मूव की जाती है, उसे एंटरटेन किया जाता है, इसका मतलब है कि उस वक्त तक कोई उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट नहीं था। फिर उस पर 25 या 24 की डेट डाली जाती है, उस डेट पे वो आगे उसे एंटरटेन करते हुए, उससे समझे लीव ग्रांट करते हुए उस पर बहस रखते हैं। बहस होती है, पता 28 तारीख थी, शायद आपको बेहतर याद होगा, 28 ही थी। 28 तारीख को बहस नहीं हो पाती, उल्लड़बाजी होती है, उसमें प्रोसीड करता है स्पीकर। और उसमें डॉक्टर साहब मैं एक मिनट में मुकम्मल करता हूं, फर्दर प्रोसीड करता है। और मेरा सवाल यकसर मुख्तलिफ था सर, मैं वही कह रहा हूं जो इरशाद आरिफ साहब ने कही थी कि आप उनको ट्रेटर नहीं करार दे सकते। स्पीकर की रूलिंग के बेसिस पे आप 197 लोगों को ट्रेटर ना स्पीकर ने लिखा है अपने वर्ड्स में, ये असम्पशन है आपकी सर, ये आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सर आप तशरीह कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये फर्क कर रहा हूं कि उन्होंने उनको करार नहीं दिया है, तो आप मैं आपकी इंटरप्रिटेशन को चैलेंज कर रहा हूं। रेफरेंस दिया गया है। नहीं बट आर्टिकल 5 गुजारिश ये है, मैं आर्टिकल 5 पढ़ लेता हूं कि आप स्टेट के साथ लॉयल नहीं है सर लोगों, तो फिर आप क्या हैं? सर ये किसी और को भी आर्टिकल 5 में पढ़ लेता हूं। फैसल जमान साहब को भी पूछ लें। फैसल जमान साहब, क्या रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने का ये मतलब नेसेसरली निकल आएगा कि जिन लोगों ने रेजोल्यूशन लाई थी वही कौम से गद्दार हैं आर्टिकल 5 के तहत, या इसका कोई और भी मतलब निकल सकता है? डॉक्टर साहब, इसकी इंटरप्रिटेशन में अगर हम जाएंगे तो दो बातें हैं। पहली चीज जो है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने भी केस का हवाला भी दिया सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, उस पर जो डॉक्टर साहब पहली बात तय हुई थी वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट तय हुआ था कि एक कॉर्पोरेट एंटिटी और उसके मेंबर्स के दरमियान, एक कॉर्पोरेट एंटिटी और उसके मेंबर्स के दरमियान एक कॉर्पोरेट वेल होती है, जिसकी वजह से हम सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटी को देखते हैं, उसके मेंबर्स को नहीं देखते। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, जो मुद्दा, जो इशू आप उठा रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन वहां पर मूव की गई थी, वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स दैट साइंड दैट रेजोल्यूशन। अगर हम इस इशू को या इसकी इंटरप्रिटेशन में जाना चाहें तो क्या हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो जो रेजोल्यूशन चेंबर स्पीकर के सामने मूव हुई है, क्या वो रेजोल्यूशन एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एंटिटी थी, या क्या वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी थी, या अपने अंदर वो मुकम्मल एक कोड था जो कि ला ताल्लुक था, जो कि जिसका कोई जो सेपरेट था फ्रॉम द मेंबर्स दैट साइंड दैट रेजोल्यूशन। मेरे ख्याल में इसकी इंटरप्रिटेशन इस लिहाज से अगर हम करें तो जब तक कोई मेंबर उस रेजोल्यूशन को, जो कि तादाद रिक्वायर्ड है आइन में 20% की, जब तक वो उनको साइन नहीं करेंगे तो उस तक वो रेजोल्यूशन मूव नहीं की जा सकती। तो मेरी नजर में, मेरी दानिस्त में, बुनियादी तौर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिटवीन द रेजोल्यूशन दैट हैज बीन मूव्ड एंड द मेंबर्स हु मूव दैट रेजोल्यूशन। इसके साथ ही एक छोटा सा नुक्ता अगर डॉक्टर साहब मुझे इजाजत दें, अभी बात हो रही थी कि क्या 90 दिन में अगर हम इलेक्शन ना करवा सकें तो क्या होगा। तो डॉक्टर साहब, कानून और आइन में, बल्कि आइन में स्पेसिफिकली आर्टिकल 254 है। अगर आप उस आर्टिकल 254 को देखते हैं तो वहां पर कुछ गुंजाइश रखी गई है कि अगर कोई मामला जिसका आइन में कोई एक वाज़ेह वक्त मुतय्यन किया गया है, मुद्दत तय की गई है, अगर वो उस वक्त में, मुद्दत में
ना हो तो उसकी कुछ आप समझ लीजिए कि रिलैक्सेशन मौजूद है 254 में, सब्जेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आज जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान मौजूद हैं, गालिबन इसी हवाले से उनके सामने ये बात की जा रही होगी, ये आर्टिकल 254 भी उनके सामने शायद बहस में आए कि क्या अगर आप 90 दिन में जो आप बात कह रहे हैं कि हम नहीं करवा सकते, मेरी नजर में, मेरी दानिश पे ये क्लेम करना कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये इलेक्शन कमीशन का, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, जो मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में जिन आर्टिकल्स का हवाला दिया था उसके हवाले से। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जिससे इलेक्शन कराना जो है वो मुश्किल है, तो उसके बाद मैंने जिस तरह बताया कि 254 आर्टिकल 254 में ये गुंजाइश रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 में कि अगर वो वक्त पे ना हो तो क्या। डॉक्टर साहब एक अगर इजाजत देते एक छोटी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ। जी। ये जो लेटर आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसकी टाइमिंग पे गालिबन मेरे ख्याल में बहुत गौर करने की जरूरत है। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन जो कि एक तवातर के साथ एक कांटेक्ट में रहता है तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, तमाम पब्लिक ऑफिसर्स के साथ, प्रेसिडेंट का हो या कोई और हो, उसके ये देखने वाली बात है क्या ये चीज कभी पहले रेज की गई थी, क्या ये लिमिटेशन का इशू कभी पहले रेज किया गया था, क्या कभी सदर के नोटिस में या और जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं, रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, क्या कभी उनके साथ ये मामला इन राइटिंग डिस्कस किया गया था कि आपके पार्ट पर यानी कि हुकूमत के पार्ट पर देयर इज अ लैप्स और उस लैप्स को पूरा करने के लिए आपको तंबीह की गई हो या आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हो कि इस लैप्स को पूरा किया जाए। मेरी दानिश में अगर ऐसा कोई लेटर मौजूद है तो फिर सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन अगर सडनली आप भी जानते हैं एक बहुत बड़ी बात हो रही है डॉक्टर साहब, अगर एक सख्त बात करने की इजाजत दीजिए, रिजीम चेंज की बात हो रही है डॉक्टर साहब। रिजीम चेंज की जहां बात होती है, मेरा नुक्ता नजर उसके ऊपर यह है कि इट्स नॉट मेरली द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, इट चेंज ऑफ गवर्नमेंट उसका हिस्सा है, लेकिन रिजीम चेंज मीन्स द एंटायर चेंज ऑफ द सिस्टम, एंटायर चेंज इन द सिस्टम। और वो सिस्टम अगर चेंज होगा तो रिजीम चेंज मुकम्मल होगी, सिर्फ गवर्नमेंट को चेंज करने से नहीं होगा। ये इस मामले को इस कौन कह रहा है? जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, इस स्टेज पे जब हम बहुत एडवांस हैं और ग़ालिबन चंद लम्हों में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर बेंच का, ऑनरेबल बेंच का फैसला हमारे सामने आ सकता है, आप क्या समझते हैं कि व्हाट आर द रियलिस्टिक ऑप्शंस सुप्रीम कोर्ट के सामने? उनको ये पहले फैसला ये करना है कि जो ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो आईनी थी या गैर आईनी, ये पहला फैसला। और अगर वो फैसला करते हैं कि वो गैर आईनी था तो उसके बाद उनको ये सोचना है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो वही होंगे जो रेस्टोरेशन ऑफ द एंटायर थिंग, यानी आप वापस 3 अप्रैल 12 बजे नेशनल असेंबली में पहुंच जाएंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो देखना होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो बातचीत चल रही है, उससे ये जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी कंसिडर कर रही है कि क्या करना चाहिए ताकि कोई अफरा तफरी ना हो और कोई इलेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए। और वो सब जो है वो जुनेजो की जो जजमेंट थी जो ज़ियाउल हक के ज़माने में, उस पर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो हालात हैं वो आज के जुनेजो के ज़माने के मुख्तलिफ हैं, इन द सेंस कि यहाँ पर चूँकि जब इमरान खान ने डिसॉल्व की असेंबली, तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसका फैसला जो है, इसका जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गलत है, तो इमरान खान की डिसोल्यूशन भी गलत हो गई। जब वो गलत हो गई तो फिर इलेक्शंस जो बाद में कॉल किए गए वो भी गलत हो गए। तो अब वो सिचुएशन नहीं है कि जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने में थी, जुनेजो के ज़माने थी, वो जहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए थे। तो वो ऑप्शन तो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला करती है कि आप इलेक्शन करवाएं, वो मेरे ख्याल में वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स नहीं है कि वो कर सके। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि जो सुप्रीम यानी इलेक्शन उस वक्त डिक्लेयर हो गए थे। शाइक उस्मानी साहब, एक थोड़ा सा मैं नहीं समझ सका, वजाहत कर दें कि जनरल ज़ियाउल हक जो थे उन्होंने इलेक्शन ऐलान कर दिए थे 5 महीने आगे,
17 अगस्त को तो उनकी डेथ हो गई थी और मई 1988 में मई 1988 में उन्होंने जुनेजो हुकूमत को बर्खास्त कर दिया और इलेक्शन उन्होंने कॉल कर दिए 5 महीने के बाद, वो कहीं होने थे जाके नवंबर में। तो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई है हत्यारे की साजिश में, उस वक्त तक तो सुप्रीम कोर्ट में केस की कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। उनकी डेथ के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई सीरियस हियरिंग की थी, तो वहां पर वो इलेक्शन ऐलान कर चुके थे। यहाँ आप समझते हैं कि जो चीज़ अभी हुई है वो ऐलान नहीं है, जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि 90 डेज में करने, ये ऐलान नहीं है। यहाँ पे तो इमरान खान इलेक्शन करा ही नहीं सकते अगर वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो गलत हो जाती है, गैर आईनी हो जाती है, तो इलेक्शन का उनको कोई ऑप्शन नहीं होता। इमरान खान की कानूनी हैसियत जो है वो नहीं रहती प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से। इरशाद आरिफ साहब, कोई क्वेश्चन आपके जहन में? फैसल जमान साहब, जस्टिस जी, आपकी लॉजिक मैं समझ गया आपकी मंतक क्या है इसमें। इरशाद आरिफ साहब, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से? चंद ही जी उस्मान साहब ये फरमाएं कि जो जवाज़ पेश किया गया था उस वक्त वो ये था कि चूँकि इलेक्शन कॉल हो चुके हैं तो इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जी इलेक्शन ही हो जाने चाहिए, क्योंकि अपोजिशन ये मुसलसल मुतालबा कर रही थी कि जी इलेक्शन होने चाहिए। और यही सवाल आज जो था वो बार बार मखदूम अली ख़ान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, उनके वकीलों से कोर्ट 2 दिन से कर रही थी कि जब आपका मुतालबा ये था, आपकी डिमांड ये थी कि इलेक्शन होने चाहिए, मौजूदा असम्बली भी सिलेक्टेड है, वज़ीर आज़म भी सिलेक्टेड हैं, तो जब आपको इलेक्शन मिल रहे हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? तो वो जो जवाज़ उस वक्त पेश किया गया था और आज जो जवाज़ पेश किया जा रहा है इसमें क्या फ़र्क होगा? बड़ा फ़र्क है ना, ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ जी। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, उस वक्त जो था, उस वक्त ये था कि ज़ियाउल हक ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए थे और इलेक्शन होने वाले थे और सब पार्टीज उस पर एग्री थी। सिर्फ फैसला ये था कि ज़ियाउल हक का जो एक्शन था वो सही था कि नहीं था। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पर ये बात है कि ये स्पीकर ने गलत फैसला किया। अगर उसका फैसला गलत था, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुँचती है तो उस सूरत में इमरान खान की हैसियत ख़त्म हो गई। इमरान खान उस सूरत में वो इलेक्शन वो डिसॉल्व नहीं कर सकता असेंबली को। जस्टिस शाइक उस्मानी, जो मुसलसल फिर ये बात चल रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट सरजनिश करेगी, डिप्टी स्पीकर के एक्शन को कंडेम करेगी, उसके हवाले से हदायत भी दे सकती है, लेकिन वो ये भी कहेगी कि चूँकि अब इस वक्त का जो क्राइसिस है उसमें इलेक्शन होने चाहिए, इस बात को भी अब 7-8 दिन गुजर गए तो इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट होने देगी। आप समझते हैं कि वो लॉजिक ही ठीक नहीं है? नहीं, वो कानूनी तौर पे नहीं कह सकती। अगर वो ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देती, अगर गैर आईनी नहीं करार देती उस सूरत में कर सकती। अच्छा, उस वक्त कर सकते हैं, यानी फिर आप वो वापस वोटिंग डे पे पहुंच गए, तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग हुई, वजीर आजम मेजॉरिटी अपनी खो चुके ना, वो बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर अहमद पंसोता, वेलकम टू दिस डिस्कशन। अब से चंद लम्हों में साथ आपको ये भी बताता चल जाऊँ कि मौजूद जज साहिबान अपने चेंबर्स में से निकल के बाकायदा कोर्ट रूम 1 में पहुँच चुके हैं। फैसला सुनाया जाने वाला है थोड़ी देर में, उसके हवाले से हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अहमद पंसोता, आप क्या समझते हैं कि व्हाट आर द रियलिस्टिक ऑप्शंस, हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं तो मोहित साहब, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। मैं तो मोहित साहब समझता हूँ कि ये जो भी इसका रिज़ल्ट होगा, एक तो इलेक्शन जो हैं वो ज़रूर अनाउंस होंगे, और सेकेंडली जो मैं समझता हूँ बात की जाएगी वो ये की जाएगी स्पीकर्स रूलिंग जो है उसको किसी ना किसी तरह थोड़ा सा ज़रूर उसके बारे में कमेंट आएगा कि वेदर इट वाज लीगल और इलीगल। दो आई फर्मली बिलीव कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, उसके स्पीकर का इस्तेहकाक है कि वो रूलिंग दे, और उस रूलिंग में इंटरफेरेंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आप को अननेसेसरीली इन्वॉल्व किया था इन दिस एक्सरसाइज और इन दिस केस। इस केस को पार्लियामेंट के लेवल पर ही रिजॉल्व होना चाहिए। जिस तरह के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में रह जाती हैं, मसलन कि आर्टिकल 68 है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी, तो क्या कल से उठ के तुम्हारी सारी पार्लियामेंट जो है वो 68 पर डिस्कशन शुरू कर देगी? आई थिंक ये आइन के कन्फाइंस हैं जिनको स्टिक करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में डल तो चुका है, लेकिन इसके अंदर से निकलना आसान नहीं है, बिकॉज वेरी क्लियर डिसीजन, ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर बहुत क्लियर डिसीजन दिया जाएगा तो उस पर डेफिनेटली फिर यू हैव लाइक्स ऑफ मौलाना फजलुर रहमान एंड अदर्स जो कि उनको थ्रेटन कर रहे हैं। सो इस सिचुएशन में बड़ी एक आई थिंक टेस्टिंग टाइम्स, और इस टेस्टिंग टाइम्स में अगर कोई अच्छा डिसीजन दे सकता है तो वो उमर अता बंदियाल साहब से बेहतर कोई नहीं है, बिकॉज इज़ अ वेरी बैलेंस्ड मैन, और वो ही बिलीव्स मफामत में भी बिलीव करते हैं, और वो ऐसा डिसीजन देंगे जो कि मुझे लगता है कि शुड बी एक्सेप्टेबल, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज़।
सो बैरिस्टर साहब, आप ये भी कह रहे हैं कि आर्टिकल 69 की जो आयरन क्लैड हैसियत है आईन पाकिस्तान के अंदर, वो जो एक फायर वॉल है, उसे सुप्रीम कोर्ट खुल्लम खुल्ला वायोलेट जो है वो नहीं करना चाहेगी। जी जी, ऑफ कोर्स। देखें, ये मोहित साहब, जो आइन है इसको बनाने का एक मकसद है, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। हर इदारा अपने स्फेयर में रह के काम करता है। लेजिस्लेचर है, फिर उसके बाद और सारे इदारे हैं वो अपने अपने स्फेयर में रह के काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मैं तो 2007 से पहले की जुडिशरी की बात करूंगा, उसके बाद की नहीं करूंगा, कि पाकिस्तान का कोई भी गलत काम हमेशा इंडोर्स किया है इस जुडिशरी ने, स्टार्टिंग फ्रॉम मिलिट्री कूज। उसके बाद आप देखेंगे जी आइन को आप ऐसे बदलें वैसे बदलें, हर काम जो है उसमें इनकी इंटरफेरेंस थी। इसी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आई हैं। जब पार्लियामेंट इवॉल्व करना शुरू करती है या कोई भी पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, तो आप उसको इवॉल्व करने देते हैं। बैरिस्टर साहब, वैसे बात तो बड़ी अहम कर रहे थे कि जी बैरिस्टर सोता बात मुकम्मल कर लें। आपकी लाइन कट गई थी, मैंने सोचा शायद काट दी है किसी ने। नहीं, सर, कर लें। आपके होते हुए नहीं लाइन कट सकती। मैं ये कह रहा था कि ये आइन के जो ढांचा है उसमें हर इदारे का अपना एक रोल है। प्रॉब्लम यह है कि ये इदारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी हिस्ट्री टिल 2007 बड़ी डेंजरस हिस्ट्री रही हुई है। आइन को तरमीम करने का मामला हो, आइन को चेंज करने का मामला हो, फौजी आमिर को लेजिटिमाइज करने का मामला हो, कोई गलत काम हो, उसमें सरे फहरिस्त रहे हैं हमारी पाकिस्तान की जुडिशरी। ये मैं एज ए लॉयर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए, बट ये बात दुरुस्त है। अब जब आपकी पार्लियामेंट इवॉल्व कर रही है, बेशक गलत रूलिंग दी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कभी गलत फैसले नहीं हुए? उन फैसलों को आफ्टर 1843 को चैलेंज कर सकता है। मैं आपको गिनवा सकता हूं ऐसे फैसले जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद भी शर्म करती है, जिस तरह के जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर है। सो इस तरह ही पार्लियामेंट अपनी गलतियां करके इवॉल्व करती है। स्पीकर को यह कह देना कि तुमने आइन से गद्दारी की है, तुम्हारे पे आर्टिकल 6 लगेगा, इन सारी सिचुएशन से मैं एग्री नहीं करता। स्पीकर ने अपनी दानिश के अंदर रहते हुए, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 69 की प्रोटेक्शन में, रूल्स ऑफ बिजनेस की प्रोटेक्शन में एक फैसला किया है। वो गलत सही हो सकता है, उसकी रेमिफिकेशंस जो हैं वो पॉलिटिकल तरीके से होती हैं, वो वोटिंग से होती हैं, वो इलेक्शन से होती हैं। इस तरह तो आप देखें कि हर चीज़ आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कल को वज़ीर आज़म साहब इनको पसंद नहीं आ रहे कि इशारा दस्तूर से आ रहे हैं और मैरियट की साइड से नहीं आ रहे, तो उस पर भी केस फाइल होगा। ये दिस इज़ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट का काम है, बुनियादी काम है, आपको सिविल और क्रिमिनल मामलात में इंसाफ देना, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट इन द पास्ट हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर। और केसेस का प्लेथोरा ऑफ केसेस, हज़ारों की नौयत केसेस की पेंडिंग है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में अभी एक इंडियन चैनल पर बैठा हुआ था, मेरे से सवाल हो रहे थे कि फजोड़ा साहब आप ये बताइए कि 4 दिन में आपकी सुप्रीम कोर्ट केस खत्म नहीं कर सकी। मैंने कहा जी 4 दिन कौन सा टाइम होता है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल केस को खत्म करने के लिए? एंड इन द फर्स्ट प्लेस सुप्रीम कोर्ट को उस केस में घुस के जिस किस्म के लोगों से डील करना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद टेंट हो रही है। हमारे 500 के 500 बड़े काबिल एहतराम जजेस हैं, पीपल विद अटमोस्ट इंटेग्रिटी हैं। उमर अता बंदयाल साहब की मैं खुद ज़ाती तौर पर बहुत इज्जत करता हूँ, बट जिस मामले में उनको धकेल दिया गया या वो सुओ मोटो के थ्रू आ गए हैं, इट इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक। मैं आपसे लिख के दे देता हूँ, किसी डिसीजन एक पार्टी की तरफ होगा, दूसरी पार्टी विल बी ऑन रोड्स, और कल से मुल्क में तमाशा शुरू हो जाएगा। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस काम पर लगी कि जी इलेक्शन तक हमने इस मामले को कैसे चलाना है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि आपने कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम को इवॉल्व करने नहीं दिया। मुझे एक चीज कहने की इजाजत दीजिए पहले कि ये जो बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जितने व्यूज अभी तक हमने यूजुअली लॉयर से सुने हैं, उसके बिल्कुल ही एक ऑपोजिट व्यू जो है वो बैरिस्टर अहमद ने अभी यहाँ पर दिया भी है। और इसमें ऑब्वियसली हम ज्यादातर चीजें जो सुन रहे हैं कि अगर पार्लियामान ये ऐसा कोई इकदाम उठा लेता है जो गैर आईनी होता है, तो उसमें भी क्या सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगा? आई थिंक उसके अगेंस्ट उनका व्यू बैरिस्टर साहब का आ भी गया। लेकिन एक चीज़ जो बैरिस्टर अहमद ने की है जिससे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ करने की इजाज़त दीजिए, वो ये कि आप समझते हैं कि पार्लियामेंट इवॉल्व हो रही है। मैं माजरत के साथ, देखें इस मुल्क में इस वक्त इतने ज़्यादा हमारे सियासतदानों ने, सियासी जमातों ने थिएट्रिक्स शुरू किए हुए हैं। आपको रोज़ एक नया सर्कस देखने को मिलता है। आप कभी जो है वो अगर यहाँ विफाक की बात कर लें तो वहाँ असम्बली तहलील होती है तो अपोजिशन पार्टी के एक साहब उठते हैं, वो इजलास को चेयर करते हैं, स्पीकर बनते हैं, वहाँ पे इजलास हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने अपना नया वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। वहाँ स्पीकर एक रूलिंग दे देता है, मेजॉरिटी ना होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, वो आज भी वज़ीर आज़म बरकरार हैं। यहाँ आ जाएँ पंजाब की तरफ तो वहाँ देख लें होटल्स में लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ वोटिंग कराई जा रही है। कोई कहता है अच्छा फलां पार्क में हलफ बर्दारी हो जाएगी
सो आपने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ मजाक बनाया हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि ये इतना अजीब नहीं मुझे है। मुकम्मल करने दीजिए। देखिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ ना कि आप कहते हैं कि सियासतदान जो है, मुझे कहाँ से आप बताएं वो पार्लिमान आपको इवॉल्व करता दिखाई दे रहा है जब ये मजाक उड़ा रहे हैं। आपके मामलात में अगर कोई इदारा आपको बताए, कहीं पर कुछ गाइड करे, तो आप कहते हैं ये इंटरफेरेंस है जी, इदारों को कोई हक नहीं है अपनी जाके डोमेन में रहें, वहां काम करें। लेकिन सियासतदान बार बार ये साबित करते हैं कि जब तक कोई इदारा आपके पीछे नहीं खड़ा, आपकी उंगली पकड़ के आपको नहीं चला रहा, तो आप खुद कुछ करने के काबिल ही नहीं है। और ये अभी भी हम देख रहे हैं, अभी भी जो बयानात आप देख रहे हैं इदारों के हवाले से आ रहे हैं, आपको यही बता रहे हैं। आपके बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं, लेकिन जिस इदारे का आपने सबसे एंड में बात की है, उस इदारे को सबसे पहले जस्टिफाई हमारी जुडिशरी करती है, नंबर 1। अब आपको मैं स्पीकर की रूलिंग जो है उसको कंपेयर करता हूँ एक जज की जजमेंट से। मैं आपको 5 या 6 जजमेंट्स गिना देता हूँ, उनको आप इस स्पीकर की रूलिंग से कंपेयर करें। आई ट्रस्ट मी, आप इस स्पीकर की रूलिंग की इज्जत करना शुरू कर देंगे। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक मैंने फैसला, एक नज़ीर पढ़ी है 2010 की, जिसमें एक वकील साहब ने हाई कोर्ट में रिट की जाके कि मेरे घर बिजली पूरी नहीं आ रही, और जज साहब ने आगे फैसला किया भाई लेस्को को इसकी बिजली पूरी करें। लेस्को के बंदे ने सवाल किया कि सर इनकी कैसे पता इनकी बिजली पूरी नहीं? जज साहब ने कहा ये कह रहे हैं इसके एम्पेयर्स पूरे नहीं है। आप समझते हैं इस किस्म के फैसलों की मैं इज्जत करूंगा एज अपोज टू स्पीकर्स रूलिंग, जो कि फिर झूठी सच्ची पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के नीचे आके फिर कोई उसका कोई थोड़ा बहुत इख्तियार है। आपको एक और 2-3 फैसले मैं बता देता हूं, ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट के मैं बता सकता हूं जिस पे फिर ऑफ कोर्स हो सकता है मैं फॉर लाइफ टाइम प्रोग्राम्स में बैन हो जाऊं। ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आज ग्राउंड्स में बैठे हैं, जहां भी होटल्स में बैठे हैं, इनको मौका दें, इनको लोग वोट आउट करें। इनके पीछे आहिस्ता आहिस्ता लोग इनको वोट करना छोड़ देंगे। आप इमरान खान को 6 महीने और देते, इन्फ्लेशन पे इमरान खान वुड हैव बीन आउट। आज आपने इमरान खान का इन्फ्लेशन का नैरेटिव चेंज करके ये कह दिया जी अमेरिका के आगे खड़ा हो गया है। अब राइटली और रॉन्गली पाकिस्तान की मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास उसके साथ खड़ी हो गई है, विच इज़ वेरी वेरी सैड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। नोबडी इज़ वरीड अबाउट इन्फ्लेशन, नोबडी इज़ वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। उसका मौका तब मिलता है जब कोई भी तीसरी कुव्वत, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट की सूरत में हो, ख्वाह वो फौज की सूरत में हो, इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में हो, उनको किसी तरह इंटरजेक्ट करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आप बेशतर फैसले देख लें, उन सब फैसलों को जब आप पढ़ते हैं तो आप कहते हैं इन फैसलों की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। एक पार्लियामेंटेरियन इस मुल्क में अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करता अपनी बीवी की, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक पार्लियामेंटेरियन जो है झूठ बोलने पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन अगर एक जज साहब ये फील करें कि जी उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं हुई या कोई ऐसा मसला है, वो कहते हैं कोई बात नहीं जी आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दें, तो ये दोहरा इंसाफ है जिसकी वजह से पॉलिटिशियन हैज़ ऑलवेज बीन सब्जेक्टेड टू आई वुड से अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। हर पॉलिटिशियन 12-12 साल अंदर रह चुका है, उसके बावजूद हम अभी भी कहते हैं यही चोर हैं। हम एक्चुअली असल लोगों को पॉइंट आउट करना नहीं चाहते, और सिस्टम में जब भी डॉक्टर मुईद मुझे बोलने दीजिएगा इस पे कुछ मैं कमेंट्स करूं। जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली यासीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो भी साहब हैं वकील, ये बातें जो कर रहे हैं ये इस केस से रिलेटेड बात नहीं है। मसलन मैं उधर ही जा रहा हूँ कि ये एक ऐसी पोजीशन बता रहे हैं, भाई ये दुनिया भर में होता है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट हर के डोमेन बने हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही को तो कहा जा रहा है प्रोटेक्ट करें। आज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट हो गया, आप 69 की तो बात करते हैं, 95 की तो बात नहीं करते हैं, 91-7 की बात नहीं करते हैं। आप ये बता रहे हैं कि जनाब वो जुडिशरी ने गलत फैसले किए, जुडिशरी ने अच्छे फैसले भी दिए हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा रूलिंग दे दे स्पीकर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसका फैसला किधर होगा? क्या कोई फोरम है? 175(2) अगर सुप्रीम कोर्ट कानून और लॉ से बाहर निकल जाए, मुझे कहा जा रहा है कि यासीन आजाद क्या साहब जवाब? आप बात कर रहे हैं कि जुडिशरी ने माजी में गलत किया, अरे भाई किया है, अच्छे भी फैसले किए, पार्लियामेंटेरियन ने गलत फैसले किए, अच्छे भी किए, सबको अच्छी जगह छोड़ दिया जाए। यासीन साहब को लेने दीजिए, यासीन साहब को लेने दीजिए सर, यासीन साहब को लेने दीजिए। यासीन साहब, आप बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यहाँ भी बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब ने सवाल उठाया कि जहाँ स्पीकर से गलती हुई, पार्लियामेंटेरियन से गलतियाँ होती हैं, वहाँ अदालतों ने जो ताला आजमा थे, जो डिक्टेटर थे, आमिर थे, जनरल मुशर्रफ हों या जनरल ज़ियाउल हक हों, जब भी रियल पावर थी उसके फ़ैसलों को अदालतों ने उस पर मोहर सबत की, उसे जस्टिफाई किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर का केस है, जनरल ज़ियाउल हक के जो फ़ैसले हैं, जनरल मुशर्रफ के जो फ़ैसले हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि स्पीकर के इशू पे तो बहुत बड़ा है कि वहाँ कोई स्टैंड नहीं लिया। देखें, हम डिक्टेटर की बात करते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा।
सबसे पहली बात यह है कि आप ये देख लें कि सिविलियन गवर्नमेंट में जिस अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को ख़त्म किया गया और आर्टिकल 5 का सहारा लेके कहा कि जी ये तमाम पार्लियामेंटेरियन गद्दार हैं और चूँकि गद्दार हैं और ये साजिश में शरीक हैं तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ जो है ना जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है हम उसको नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट करके अंदर चले गए। तो रिजेक्शन के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तमाम कानूनदान लोगों का ये ख्याल था कि ये जो स्पीकर ने असम्बली को यानी मूव को रिजेक्ट किया ये टोटली गैर आइनी है और दस्तूर के मुताबिक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हम दावा ये करते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, तो जमहूरियत में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया गया अपोजिशन की तरफ से वो दस्तूर के ऐन मुताबिक था। बेहतर यह था कि पार्लियामेंट के अंदर जाके फेस करते ताकि पाकिस्तान आज जिस आइनी बहरान से दो चार है वो नहीं होता। आज पूरा दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा, अभी तो शायद जजमेंट का उन्होंने कहा था 7:30 बजे देंगे। पूरा दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट मोमेंट पे ये कहा कि मैं स्पीकर के फ़ैसले से इत्फाक नहीं करता, न उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपने 5 दिन तक सुप्रीम कोर्ट का वक्त क्यों ज़ाया किया, ये बात पहले ही क्यों नहीं बोल दी कि ये दस्तूर के मुताबिक जो है स्पीकर का फ़ैसला है ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, तो शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले दिन ही जजमेंट दे देता। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके 4-5 दिन मुसलसल ज़ाया करने के बाद आपने ये किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, ये वो लोग हैं जब ये आते हैं अपने ऑफिस में। हमने सुना था 2 दिन पहले ही सर हमने यासीन आज़ाद साहब हमने 2-3 दिन पहले ये सुना था कि तमाम जो वकला जिनको बुलाया गया है वो सब डिफरेंट पोजीशंस लेंगे और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो स्पीकर को डिफेंड नहीं करेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को डिफेंड करेंगे नईम बुखारी साहब। इसी तरह प्रेसिडेंट को डिफेंड कर रहे थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और तहरीक इंसाफ की पार्टी को और डिफेंड कर रहे थे जनाब बाबर ऐवान साहब। तो ये पहले ही क्लियर था कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो स्पीकर की रूलिंग को डिफेंड नहीं करेंगे, ये पहले ही क्लियर था 2 दिन पहले ही। नहीं से अभी नहीं हुआ। देखें जो आदमी स्पीकर की तरफ से नईम बुखारी और डिप्टी स्पीकर की तरफ से नईम बुखारी साहब के भी आर्गूमेंट मैंने सुने, ज़ाहिर है कि उनके एक्शन को डिफेंड कर रहे थे कि नहीं वो जो उन्होंने एक्शन लिया सही लिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके जो आर्गूमेंट थे अगर वो शुरू से ये बात कह देता तो मुमकिन है कि ये जो 4-5 दिन का वक्त ज़ाया इस पॉइंट पे हमने ज़ाया किया वो ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग के दौरान पूरा दिन मैंने जो मुशाहिदा किया उससे ये लग रहा था कि एक दफ़ा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत की तरफ जाने की तरफ, अभी जजमेंट आएगा, चूँकि जजमेंट नहीं आया जी तो नज़रिया ज़रूरत की डिटेल में फैसला अनाउंस कर दिया है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना है, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, हम फैसला उसकी तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है फैसला अनाउंस कर रही है।